बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सोने की कीमत में बड़ी कमी देखी गई है। आलमी मंडी में सोना महंगा होने के बावजूद मुल्क में सोना 7800 रुपये तक सस्ता हो गया है। फी तोला सोना 1,97,200 रुपये का हो गया है। चांदी की कीमत 2500 रुपये फी तोला पर बरकरार है। अपडेट कर रहे हैं, सोने की कीमत में बड़ी कमी देखी गई है। आलमी मंडी में सोना महंगा होने के बावजूद मुल्क में सोना 7800 रुपये तक सस्ता हो गया है। फी तोला सोना 1,97,200 रुपये का हो गया है। चांदी की कीमत 2500 रुपये फी तोला पर बरकरार है। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। अपडेट कर रहे हैं, सोने की कीमत में बड़ी कमी देखी जा रही है। आलमी मंडी में सोना तो महंगा है, लेकिन मुल्क में इस वक्त सोना 7800 रुपये तक सस्ता हो गया है। फी तोला सोना 1,97,200 रुपये का हो गया है। बल्दिया टाउन बलोच मोहल्ले का इकबाल सरकारी स्कूल खस्ता हालत को पहुंच गया। स्कूल में सन्नाटे का राज है, जिसे मनशियात के आदी अफराद ने अपनी आमाज का बना लिया है। मजीद बता रही हैं अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बल्दिया टाउन शुजात कॉलोनी बलोच मोहल्ला में, जहाँ इस वक्त मैं खड़ी हूँ। ये एक खस्ता हाल इमारत जो आपको नज़र आ रही है, ये इमारतें जो हैं, ये एक इकबाल सरकारी स्कूल है जो अब नशे के आदी अफराद का जो है वो अड्डा बन चुका है। स्कूल की खस्ता हालत बयान कर रही है कि किस तरह जो है वो यहाँ से बच्चे गायब हो चुके हैं। यहाँ से कोई तालीम हासिल करने नहीं आता। यहाँ पे ना हमें कोई असातिज़ा नज़र आ रहे हैं, ना कोई प्रिंसिपल हैं। इंतज़ामिया जो है लगता है गफलत का शिकार है। ऐसे ही नशे के आदी अफराद यहाँ पर जो सालों से अपना डेरा जमाए हुए हैं, वो ऐसे ही नहीं है। इंतज़ामिया की गफलत है इसमें। हमारे साथ जो है वो यहाँ के खातून मौजूद हैं। बताइएगा, अब बच्चे स्कूल नहीं जाते? किधर बच्चा जाते, बच्चा कैसे स्कूल जाते? तो ये जो नशे के लोग आते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पीछे आबादी भी है। इसको बनावे फिर आते, नहीं बनाते कैसे आते? सर आप ये बताइएगा कि जैसा कि इन्होंने बताया कि प्रिंसिपल जो है वो घरों में आके जो है वो पना लेने लग गई थी, तो यहाँ पे इंतजामिया ने कभी कोई प्रिंसिपल ने कभी कोई कंप्लेन नहीं की? इंतजामिया कभी नहीं आई? नहीं, यहाँ पे तो कोई इंतजामिया हमने नहीं देखी। कम से कम तकरीबन 30 साल से। हमारे तो होश संभालने से पहले हमने जब से होश संभाला इसको यही खस्ता हाल ही देखा है। शुरू में बचपन में था, क्लासें कुछ लगती थी, मैडम थे, उसके बाद तो इलाके के बच्चे हैं वो कहाँ स्कूल जाते हैं? अभी कुछ जाते हैं। यहाँ सरकारी स्कूल एक दो और भी हैं, दूर पड़ते हैं, लेकिन वो भी बंद हो चुके हैं। उनका भी यही हाल है। बाकी प्राइवेट स्कूल और कुछ गलियों की आप बच्चे देख रहे हैं। हालांकि आज है स्कूल डे है, लेकिन बच्चे यहीं है। कोई बेचारे जो है क्या करेंगे। वहाँ अब नशे के आदी अफराद जो है उनसे प्रिंसिपल भी डर के जो है वो मोहल्ले के घरों में जाके रिहाइश लेती हैं, पना लेती हैं कि किसी तरह जो है वो उनको किसी किस्म का नुकसान ना हो। इंतजामिया को चाहिए जहाँ पे तालीम हासिल की जाती है, वहाँ पे दोबारा जो है इस स्कूल को जो है इस स्कूल को आबाद किया जाए और बच्चों को जो है वो फिर से तालीम के लिए बुलाया जाए, ताकि जो हमारे मुल्क का सरमाया है वो बच्चे तालीम हासिल करें और शऊर ले सकें। जी, कराची की सड़कों पर आज भी एम्बुलेंस को गुजरने में मुश्किलात रहती हैं। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर सोनिया नकवी का कहना है कि एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में सिग्नल बंद हो जाते हैं और एम्बुलेंस में मौजूद मरीज की बीमारी पेचीदा हो जाती है। कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, इसके बावजूद वसाइल की कमी है। मज़ीद जानते हैं इरफान अब्बासी से। जे इरफान। जी बिल्कुल, शहर के अंदर नफ्सा नफसी कह लें या लोगों के अंदर वक्त की कमी देख लें। अब जो तिब्बी माहिरीन है वो इस चीज़ के ऊपर भी परेशान है कि जो एम्बुलेंसेज होती है उसको रोड के ऊपर जगह नहीं दी जाती, बल्कि उसके पीछे मज़ीद 4 या तो बाइक वाले होते हैं या पीछे गाड़ी होती है कि जो कोशिश करती है कि इस एम्बुलेंस के साथ साथ वो भी सिग्नल को क्रॉस कर ले और उसका किसी हद तक वक्त कम हो जाए। तिब्बी माहिरीन इस बात पर भी परेशान है और वो कहते हैं कि इस हवाले से लोगों को बाकायदा तौर पर उनके अंदर जो है वो अवेयरनेस पैदा करनी होगी कि पहले एम्बुलेंस से उसके अंदर जो दाखिल जो मरीज़ अस्पताल उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपको सड़क की जो है वो क्रॉस करना है। वैसा डॉक्टर सोनिया नकवी मौजूद हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कराची की सदर हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, इस वक्त सूरत हाल शहर के अंदर क्या है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है? देखें, पाकिस्तान में कराची एक ऐसा शहर है जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है, लेकिन हर किसी को कमाने के लिए कराची आना होता है, ठीक है। और कराची जो है, मैं कहती हूँ लाहौर माशाल्लाह इतना खूबसूरत हमारा शहर है, इस्लामाबाद बन गया, और कराची जो था वो उससे भी वर्स हो गया, क्योंकि कराची से हर कोई लेना चाहता है, देना कुछ नहीं चाहता। आप एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं,
थोड़ा सा मैंने चेंज देखा है, इतना नहीं, लेकिन फिर भी पहले तो लोग एम्बुलेंस को बिल्कुल भी जगह नहीं देते थे। और इस मुकाबले पे अगर आप बाहर चले जाएं तो बाहर ये लिटरली होता है कि अगर एक एम्बुलेंस गुजर रही है तो लोग बाकायदा अपनी गाड़ियों को दूसरी डायरेक्शन में पुल करके उसको जगह दे देते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि एम्बुलेंस गुजर रही है तो कुछ लोग रुकेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि एम्बुलेंस गुजर रही है, पुलिस ने सिग्नल खोल दिया है, लगे में लगा मैं भी निकल ही जाऊँ। तो एक अफरा तफरी की जो हालत है ना कराची में, वो मैंने देखा है दूसरे शहरों में नहीं है। ये है कि थोड़ी सी हमें एक एहसास दिलाने की ज़रूरत है। हर चीज़ हम सरकार पर नहीं डाल सकते, हमें ख़ुद अपने आप को ठीक करना है। हम समझते थे हमारी सरकार यूँ है, हमें अच्छे कभी हुक्मरान नहीं मिले। हम भी तो कुछ से कम नहीं हैं, हम भी तो उसी में शामिल हैं। हम कौन सा अच्छा काम करते हैं? बिल्कुल जी, हम आवाम की भी ज़िम्मेदारी बनती है इस हवाले से। तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ गवर्नमेंट की नहीं है कि हम सारी की सारी जो चीज़ें, सारी की सारी जो ज़िम्मेदारियाँ वो गवर्नमेंट के ऊपर भी डाल दें। नफ्सा नफसी का दौर है, सूरत हाल बिल्कुल चेंज होती जा रही है, लोगों के जहन चेंज होते जा रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का भी मानना ये है, तिब्बी माहिरीन का भी मानना ये है कि लोगों की जहन साजी करनी है, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा करनी है। और अब ज़्यादा देखने में आ रहा है कि जो एम्बुलेंसेज हैं उनको जगह नहीं दी जाती। इस हवाले से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना होगा, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पैदा करनी होगी। जी, अब आपको बताएं कि कराची में बिजली और गैस की लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद ना हो सका। आगरा ताज, बिहार कॉलोनी, भीमपुरा, ओल्ड सिटी एरिया, केमाड़ी, कुरंगी, औरंगी, लांडी, सोहराबगोट और सरजानी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाके घंटों बिजली और गैस की बंदिश से मुतासर रहने लगे हैं। शहरियों ने गैस और बिजली की बिला फ्राहमी का मुतालबा कर दिया है। काविश मेमन की रिपोर्ट। बिजली और गैस की बंदिश शहर कायद के बासी दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए। लियारी, यूसुफगोट, उस्मानाबाद, पाक कॉलोनी, शेर शाह, सुरजानी टाउन साइट, औरंगी टाउन, कुरंगी, तेसर टाउन, गडाफ टाउन, शाह लतीफ, सच्चल, चक्रागोड, नुसरत भुट्टो कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाके गैस बंदिश से मुतासिर। शहरी कहते हैं पूरा दिन गैस गायब रहती है। महंगाई के दौर में बाहर से खाना मंगवाने और महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। सर खाना जल्दी बनाना पड़ता है और गैस का जो ना रात को 11:30 बजे गैस चली जाती है बिल्कुल। फिर खाना जो है ना वो जल्दी बनाना पड़ता है हमको। कल के लिए भी खाना जो है ना वो कल हम जो है ना वो कर लेते हैं। दिन में भी चली जाती है कभी कभी गैस। हाँ, बाहर से खाना लाते हैं, कभी नहीं भी होता, कभी ले आते हैं, यही करते हैं और क्या करेंगे। गैस बहुत कम आता है, कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी चला जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आग मचोली का सिलसिला भी जारी है। बहेमपुरा में लोड शेडिंग 6 घंटे से बढ़कर 11 घंटे तक होने लगी। आगरा ताज, बिहार कॉलोनी, बहेमपुरा, ओल्ड सिटी एरिया, किमाड़ी, औरंगी, कोरंगी, लांडी, सोहराबगोट, सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, गार्डन, लियाकताबाद, कायदाबाद, FB एरिया, महमूदाबाद और मलीर में भी तवील लोड शेडिंग से आवाम परेशान है। शहरी बोले एक तरफ गैस गायब है तो दूसरी तरफ शदीद गर्मी में बिजली की आग मचोली ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बिल 14,000 15,000 का बिल आ रहा है। 500 600 800 रुपए कमाने वाला बंदा दूध लेके आएगा क्या, बिजली का बिल भरेगा, क्या करेगा बंदा, क्या बच्चों को देखेगा। 3 बजे दोबारा चली जाएगी, 2 बजे फिर आएगी, 5 बजे 5:30 बजे। बिल इनके इतने आते हैं, बेइंतहा बिलों में कोई कमी नहीं है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शॉर्टफॉल को दूर करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। काविश में 1 सिटी। आजम बस्ती के रहायशी गैस की अदम फ्राहमी से परेशान है। इलाके में 2 साल से गैस गायब है। रिपोर्ट करेंगी सबा परवेज। कराची में गैस की लोड शेडिंग का मसला थम न सका। आजम बस्ती में गैस की अदम फराहमी का मसला 2 साल से जूं का तूं। इलाका मकीन कहते हैं कि गैस की लोड शेडिंग से शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। मजबूरी में सिलेंडर भरवाना पड़ता है, हालांकि सिलेंडर से हादसे का खदशा होता है। गैस की कोई टाइमिंग नहीं होती, किसी वक्त भी जो है ना गैस बंद होती है और सुबह तो उठें तो चूल्हे जो हैं वो वैसे ही ठंडे पड़े होते हैं। तो बस ये गुजारा कर रहे हैं और हर हफ्ते हम लोग 600 रुपये की सिलेंडर भरवाते हैं और जो है महीने के हमें 2400 रुपये ये पड़ता है और बिल हम प्रॉपर भर रहे हैं। हमारा कोई भी बिल जो है नहीं चढ़ा हुआ, ना बिजली का ना गैस का। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका इदारों से अपील की है कि गैस के मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। कैमरामैन वकास लोधी के साथ सबा परवेज, सिटी 21। होलसेल मार्केट के बाद रिटेल में भी चीनी की कीमत कम हो गई। चीनी 155 से कम होकर 150 रुपये फ़ी किलो पर आ गई है। काविश मेमन से तफला जान लेते हैं। जी काविश, आगाह कीजिए। बिल्कुल देखें, चीनी की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। होलसेल के बाजार की बात कर लिया, गुज़श्ता रोज भी 138 रुपये तक चीनी आ चुकी थी। होलसेल की अगर रिटेल की अगर बात करें तो 155 रुपये किलो पर चीनी फरोख्त हो रही थी, लेकिन अब होलसेल में रेट कम हो रहा है तो 150 रुपये तक चीनी आ चुकी है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे बात कर। अभी चीनी का रेट जैसे कि अपना पहले 150 155 रुपये चल रही थी, अब 150 रुपये 145 रुपये का रेट आ चुका है। ठीक है, जैसे कि 4-5 रुपये जो है अपना बंदा कमाता है चीनी के ऊपर, जो हाजिर की मार्केट में जो चल रहा है
बाकी रिटेल के अंदर जो चल रही है वो यही रेट है, 150 140 रुपए, ठीक है। जबकि 138 का बता रहे हैं रेट नीचे आ गया है 38 रुपए, तो 138 भी आ जाएगी, 140 भी हुई है तो 130 भी हो जाएगी, क्योंकि जब रेट पीछे कम होंगे तो जाहिर है रिटेल के रेट में भी नीचे आएगी चीनी। जब होलसेल में नीचे होंगे तो जाहिर है रिटेल में भी तो नीचे आएगा ना भाई। जब होलसेल में नीचे नहीं होंगे तो रिटेल में कैसे नीचे आएगा रेट? आपको रेट 140 में लेंगे, आप 145 चला लेंगे। 5 रुपये तो दुकानदार का हक बनता है मेरे ख्याल से, देखा जाए तो दुकानदार 5 रुपये अपने रखता है, इससे ऊपर नहीं रख सकता वो। तो चीनी का ओपन रेट होता है, रोजाना का रेट होता है, कभी 145 है, कभी 140 है, कभी 130 है, कभी 135 है, इस तरीके से चीज़ चलती है, ठीक है भाई। बिल्कुल, देखिए रिटेल में भी अब आवाम को वो सस्ती चीनी जो है मैसर आएगी। इस वजह से जो रिटेल के दुकानदारों का कहना है कि होलसेल में चीनी कम होने के बाद जो है वो रिटेल में भी कीमत जो है वो कम कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने जामिया डिजिटल पोर्टल शुरू करने का ऐलान कर दिया। आला सानवी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर नसीम अहमद मेमन का कहना था कि नए पोर्टल से तलबा और इनके कॉलेजों को बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगे। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट है। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तलबा के लिए चेयरमैन इंटर बोर्ड ऑनलाइन पोर्टल लाने के लिए सरगर्म हो गए। प्रोफेसर नसीम अहमद मेमन ने डिजिटल पोर्टल से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात बता दी। चेयरमैन इंटर बोर्ड कहते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल इम्तिहान और नताइज की इशात के पूरे अमल को शफाफ बनाएगा। बशमूल दरखास्त फॉर्म जमा करना। मुस्तकबिल के हवाले से इस इकदाम में तमाम ज़रूरी फॉर्म्स और तरीक़ेकार तलबा को उनके मुतल्लिका कॉलेजों के जरिए दस्तयाब कराए जाएंगे, जिससे बोर्ड के दफ्तर में जिस्मानी तौर पर आने की जरूरत खत्म हो जाएगी। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने वाज़ेह किया कि वो पोर्टल के साथ साथ ऑनलाइन ऑटोमेशन सिस्टम भी जल्द मुतारिफ कराएंगे, जिसका डिजाइन भी मुकम्मल हो चुका है। प्रोफेसर नसीम अहमद मेमन ने बताया कि तलबा नए पोर्टल में लॉग इन भी कर सकते हैं और अपनी इसनाद वसूल कर सकते हैं। ये तमाम रसाई कॉलेजेस के प्रिंसिपल के पास भी मौजूद होगी। नए पोर्टल के बाद तलबा अपने इम्तिहानी फॉर्म ऑनलाइन जमा करा सकेंगे, जबकि तस्दीकी स्लिप्स बराह रास्त उनके कॉलेजों को भेजी जाएगी। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने बताया कि इम्तिहानी नताइज की इशात भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ही मुंतकिल हो जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉलेज के मुंतजमीन को सिर्फ एक क्लिक के साथ तलबा की तमाम मालूमात तक रसाई हासिल करने में मदद फराहम करेगी। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। कराची रिजन प्लाजा होटल बनेगा। अस्पताल SIUT ने रिजन प्लाजा होटल खरीदने की पेशकश कर दी है। SIUT ने 14.5 अरब रुपए की पेशकश कर दी। SIUT ने रिजन प्लाजा इंतजामिया को ख़त लिख दिया है। ख़त में क्या लिखा गया है, बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, ये कराची में शारा फैसल पर तारीखी होटल है रिजन प्लाजा, जो माजी में ताजमहल होटल के नाम से मशहूर था। ये अब फरोख्त किया जा रहा है और मारूफ डॉक्टर अदीब रिजवी का जो इदारा है SIUT, उसने इस होटल के 14.5 अरब रुपए ऑफर की है, पेशकश की है कि इसको अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। शब्बर जैदी ने एक खत लिखा है, जो ट्रस्टी है SIUT के और रिजन प्लाजा की इंतजामिया को, उन्होंने खत लिखा है कि हमने आपको 14.5 अरब रुपए की ऑफर की थी और आपसे एक मुलाकात हुई थी। अगर रिजन प्लाजा होटल की इंतजामिया इसको फरोख्त करना चाह रही है इसी रेट में, तो तहरीरी तौर पर हमें आगाह किया जाए। SIUT ट्रस्ट ने खत लिखा है, जिसका अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है रिजन प्लाजा होटल की जानिब से, क्योंकि रिजन प्लाजा होटल की इंतजामिया ने पहले ही होटल फरोख्त करने की बात की थी, शेयर फरोख्त करने की बात की थी, जिसके जवाब में SIUT ने ये ऑफर दी है। अब देखना यह है कि रिजन प्लाजा होटल की जो इंतजामिया है वो इस ऑफर को कबूल करती है या नहीं करती। ये शहर का एक बहुत बड़ा होटल है, 400 से ज़ायद इसके कमरे हैं और इसमें ऑडिटोरियम है, कन्वेंशन सेंटर है, इसकी और प्रॉपर्टीज भी हैं। 14.5 अरब रुपए की मिल्कियत है और इसकी बड़ी ऑफर दी गई है। अब देखना यह है कि होटल की इंतजामिया क्या फैसला करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़। कराची के तमाम अजला में लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई। ऑपरेशन रेंजर्स, पुलिस और दीगर फोर्सेस के जरिए किया जाएगा। कब्जा करने वाले बाअसर अफराद के खिलाफ सिंध पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया गया है। मज़ीद जानते हैं, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़।
जी देखिए, कराची में एक बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है और कराची में लैंड ग्रैबर्स के ख़िलाफ़ बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारियां हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक ख़त लिखा गया है डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट राजा तारिक की जानिब से कमिश्नर कराची को, और उस ख़त में ये इजहार हुआ है कि कराची के 7 अज़ला में लैंड ग्रैबर्स के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। इस ख़त के मुताबिक राजा तारिक ने लिखा है कि हज़ारों एकड़ सरकारी अराज़ी पर कब्ज़ा है और ये अरबों रुपए मालियत की ज़मीन है जिस पे बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स का कब्ज़ा है। और इस ख़त में लिखा गया है कि इस ऑपरेशन में रेंजर्स होगी, पुलिस होगी, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के ज़िम्मेदार होंगे और हर ज़िले में ज़िले इंतज़ामिया की यानी डिप्टी कमिश्नर होगा, उसके इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे, उनके साथ रेवेन्यू के अफसरान होंगे और ज़िले पुलिस भी होगी। तो इस तरह ये ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है। 11 अक्टूबर का ये ख़त है। ज़राए के मुताबिक ये फ़ैसला उस वक्त हुआ था जब पाक फ़ौज के सरबराह ने सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में यहाँ वज़ीर आला हाउस में शिरकत की थी, वहाँ पे इस ऑपरेशन की मंजूरी दी गई थी और तमाम अज़ला के डिप्टी कमिश्नर को लिखा गया है कि वो बताएं कि उनको कितनी मशीनरी चाहिए, कितनी फ़ोर्स चाहिए, किन किन इलाकों में किस तरह वो प्लानिंग करेंगे। उस तमाम तर मनसूबाबंदी से डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट को आगाह किया जाए। तो इस तरह इब्तदाई मरहले में ज़िला मलीर के डिप्टी कमिश्नर्स ने आगाह कर दिया है, असिस्टेंट कमिश्नर ने पूरी प्लानिंग कर दी है जिसकी ऑपरेशन की इब्तदा 17 अक्टूबर को की जा रही है, लेकिन ये सिलसिला कराची के तमाम अज़ला में जारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिश जमाली हमें अपडेट कर। सिटी कोर्ट शर्की में हवाला हुंडी के जरिए रकूम की मुंतकली केस की समाअत FIA ने 2 मुल्ज़मान से मुतल्लिक पेशरफ रिपोर्ट जमा करा दी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं जवाद आसिफ से। जवाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटी कोर्ट सेशन अदालत शर्की की अदालत में आज हवाला हुंडी के जरिए रकूम की मुंतकिली की केस की समाअत हुई है, जहां पर FIA ने 2 मुल्ज़िमान से मुतालिक पेशरफ रिपोर्ट जमा करवा दी है। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िम बिलाल अहमद के खिलाफ दौरान तफ्तीश शवाहिद नहीं मिले हैं। मुल्ज़िम बिलाल अहमद को आला हुक्काम की मंजूरी के बाद रिहा कर दिया गया है, जबकि अदालत ने जो है वो मुल्ज़िम उमैर भट्ट को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। केस के तफ्तीशी अफसर को 19 अक्टूबर तक चालान पेश करने की हिदायत अदालत की जानिब से कर दी गई है। FIA के मुताबिक मुल्ज़िमान ट्रेड एक्सपोर्ट के नाम पर हवाला हुंडी का काम कर रहे थे और मुल्ज़िमान की वजह से कौमी खजाने को भारी नुकसान भी हुआ है। मुल्ज़िमान को 6 अक्टूबर को PCHS से गिरफ्तार किया गया था। जी ठीक है जवाद, साथ ही मौजूद रहिएगा। सिटी कोर्ट में सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। कैदियों को लॉकअप की बजाय अहाता अदालत में घुटनों बिठाया जा रहा है, घंटों बिठाया जा रहा है, जहां मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी सरेआम होता है। सीनियर एडवोकेट सैयद इसरार अली कहते हैं कि पुलिस इसमें मुलव्वस है। मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिटी कोर्ट में मौजूद हूँ, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों कैदियों को लाया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी पेशी के बाद उन्हें लॉकअप के बजाय अहाता अदालत में घंटों बिठाया जाता है, जहाँ पर वो सरेआम मोबाइल भी यूज़ करते हैं और हमें सिक्योरिटी का फुकदान नज़र आता है। और रवा साल 2 फायरिंग के वाक़यात भी हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सैयद इसरार अली शाह, इनसे बात करते हैं। इसरार साहब, ये जो हम देखते हैं कि इस कदर ये जो नाक़िस सिक्योरिटी की सूरत हाल है, आपका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरऑल अगर सिचुएशन देखी जाए तो पूरे मुल्क की वर्स्ट है, और स्पेशली जब लिटिगेंट्स वकला सारे यहाँ पर आते हैं कोर्टों में, तो एक रिस्की सी सिचुएशन होती है। और यहाँ कोई मैयर नहीं लिए गए कि मतलब इतनी बड़ी एशिया की सबसे बड़ी कोर्ट हो और उसमें इंतज़ामात ना हो, तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है सारे वकला के लिए भी, जो इंतज़ामिया है उनके लिए भी। तो वाकई अगर देखा जाए तो 2 से 3 ऐसे ख़तरनाक किस्म के वाक़यात हो चुके हैं, उनसे सीखना चाहिए हमें। पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ सीखने के अमल का कोई नज़र नहीं आता कि लोग सीखने वाले अमल से गुज़रते ही नहीं हैं हम। तो हमें वाकई ये बिल्कुल पता नहीं, खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो गया तो हम जाएंगे कहाँ। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर एक गाइडलाइन होनी चाहिए। और इंशाल्लाह मेरा इंशाल्लाह इरादा है नेक्स्ट ईयर इलेक्शन का, तो मैंने काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह सोच रखी है एज ए जनरल सेक्रेटरी पे। तो मेरी फर्स्ट जो प्रेफरेंस है
जो अपने वकला को सेव करना और उनको जो मसाइल है वो हल करने का। थैंक यू। ठीक है, तो देखा आपने सैयद इसरार अली शाह का यही कहना था कि पुलिस का किरदार इसमें ज़रूर मशकूक नज़र आता है कि यहाँ पर जो है वो जो कैदी हैं वो मंशियात भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वॉक थ्रू गेट्स का क्या फ़ायदा जब ऐसे वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। यहाँ पर फायरिंग का उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है और वो इस बार में पुरअज़्म भी है कि आइंदा जब वो इलेक्शन लड़ेंगे तो सबसे पहले जो सिटी कोर्ट है इसकी सिक्योरिटी पर काम करेंगे। जी, कराची में 3 रोज़ा इंटरनेशनल प्लास्टिक प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग नुमाइश जारी है। बात करेंगे अयाज राना से। जी अयाज। जी बिल्कुल, जहां अब प्लास्टिक और पैकेजिंग को लेके जो है वो कराची एक्सपो का जो है वो इनेकाद किया जा रहा है। गवर्नर सिंध ने आज इसका जो है इब्तिदा किया, उसके बाद से जो है ये बाकायदा तौर पे जो ये एग्जीबिशन का इफ्तिताह हो चुका है और बड़ी ज़बरदस्त जो है ये एग्जीबिशन जारी है। इसके अंदर खसूसी बात ये है कि इधर जहाँ यूरोप से और चाइना से, मलेशिया से, दीगर ममालिक से बहुत सारे जो बैरूनी मुल्क से जो कंपनीज हैं उनके लोग यहाँ इसमें शिरकत कर। एक्सपो इस वक्त जारी है। मेरे साथ एक्सपो जो कि एक दुबई बेस्ड कंपनी है उसके रुए रवा यहाँ मौजूद हैं और वो लाहौर में इनका ऑफिस है। उन्हीं से जानते हैं कैसी लग रही है आपको ये एक्सपो और क्या आप समझते हैं कि ऐसी एक्सपो के अंदर आप लोगों को कितना जो है वो अपनी काम के अंदर लोगों से मिलने के बाद जो है आपको लगता है कि मईशत में आप लोग कितना हिस्सा और ढाल सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, ये कराची का एक बिज़नेस हब है। कराची पाकिस्तान को एक बिज़नेस हब कहा जाता है और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि यहाँ पे जो एग्जीबिशन में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इधर में जो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं, इनके अलावा इंटरनेशनली बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है और फॉरेन से लोग आए हुए हैं और वो एक दूसरे के साथ उनकी 1-on-1 मीटिंग्स हो रही हैं, मुलाकात हो रही हैं और बिज़नेस डेवलप होने को जा रहा है और ये एक अच्छा साइन है कि ये बिज़नेस जो है वर्ल्ड वाइड जो है वो डेवलप होएगा। जैसे कि इनका यही बताना था, जो कि खुद एक लाहौर बेस्ड कंपनी है और यहाँ पे खसूसी तौर पर जो है वो शिरकत के लिए आए क्योंकि ये इनकी कंपनी बैरून मुल्क में मुकीम है और वहाँ पे रजिस्टर्ड है। उन्होंने यही कहा है कि इस मुश्किल हालात के अंदर इस तरह के इवेंट्स होना और यही इन्हीं हालात में इसी तरीके से जो ये एग्जीबिशंस हैं वो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बैरून मुल्क में जो लोग आए उनके सामने पेश करती है और ख़ास करके मईशत के साथ साथ इनके बिजनेस के लिए इस तरह 1-to-1 मुलाकातें करना जो बैरून मुल्क से लोग आए वो एक अच्छा इकदाम लिया गया है इस एग्जीबिशन को लेके ताकि इनके बिजनेस को अंदर ग्रोथ और साथ साथ इनका भी हिस्सा मईशत के अंदर डले। जी, अल खिदमत फाउंडेशन सिंध ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए यतीम बच्चों के लिए फ़न गाला का एहतमाम किया है। सबा परवेज से मज़ीद जानते हैं। जी बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क में जहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन सिंध की जानिब से जो है वो उन बच्चों के लिए जिनके सर से वालिदैन का साया नहीं है उनके लिए जो है वो ये फ़न गाला का एहतमाम किया गया है यहाँ पर और सिंध भर से जो है वो 950 जो है वो बच्चों ने यहाँ पर शिरकत की है। मेरे साथ सिंध अल खिदमत फाउंडेशन सिंध के जो है वो मैनेजर मौजूद है सलमान साहब, इनसे जानते हैं। जी मुझे बताइएगा क्या कि कितने बच्चे जो हैं वो यहाँ पर शिरकत किए और क्या वजह है आज के फ़न गाला के एहतमाम करने की? देखिए, इस वक्त हमने जो फ़न गाला अरेंज किया है ऑर्फन बच्चों के लिए कि 1000 के करीब बच्चे इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जो कि सिंध भर से हमारे इस तकरीब में शरीक हुए हैं। हर साल इन बच्चों के लिए हम इस तरह का प्रोग्राम अरेंज करते हैं। बेसिकली अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का एक प्रोग्राम है, ऑर्फन केयर प्रोग्राम। उसके तहत 20,000 से ज़्यादा बच्चे स्पॉन्सर्ड हैं जिनकी तालीम, तरबियत, खुराक और उनकी पूरी एक पर्सनल डेवलपमेंट पर अल खिदमत काम करती है। तो आज का ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले का एक कह लीजिए कि कड़ी है और उनकी अम्यूज़मेंट के लिए, उनकी तरबियत के लिए और उनकी इंजॉयमेंट के लिए हमने आज यहाँ अरेंजमेंट किया है। जी बिल्कुल, हर साल जो है वो अल खिदमत फाउंडेशन इस चीज़ का एहतमाम करती है। मेरे साथ इस वक्त बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे इनका रद्द-ए-अमल जानते हैं कि कितना एंजॉय किया है। जी बेटा मुझे बताओ कि आज सुबह से आप जहाँ पे जो है वो फ़न गाला पे एंजॉय कर रहे हो, कितना मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है हमें और मुझे बहुत फ़ख्र है अल खिदमत के ऊपर कि हमारे पर इतना कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं और मतलब हमें कुछ भी फील होने नहीं दे रहे कि हम माशाल्लाह हर सैटरडे प्रोग्राम होता है और हर साल फ़न गाला बहुत मज़ा आ रहा है। हमने बहुत एडवेंचर किया, हमने स्विमिंग बहुत कुछ किया। अच्छा, बच्चों के साथ मेरे साथ इस वक्त जो है वो बच्चियाँ भी मौजूद हैं। जी बेटा मुझे बताओ कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर फ़न गाला में?
मेरा नाम रउदा है, मेरे वालिद का नाम जमील और मैं मीरपुर खास सिंध से ताल्लुक़ रखती हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हम सुबह से मतलब पहले एक्टिविटीज़ हुई, फिर उसके बाद हम गए स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल वगैरह की, अब आए हम फिर एक्टिविटीज़ हुई। जी बिल्कुल, आपने देखा बच्चे जो हैं वो इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। बच्चे जो हैं वो इन्होंने काफ़ी मेरे ख्याल में फ़न कर लिया है फ़न गाला में। तपती धूप में जो है वो अब इन्होंने झूले भी लिए हैं, इसके साथ साथ जो है वो स्लाइड्स लिए हैं, वाटर पार्क में खूब इंजॉय कर रहे हैं और अब जो है वो खाने की तैयारी पे कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अल खिदमत वालों का यही कहना है कि वो हर साल बच्चों के लिए जो है वो इस चीज़ का एहतमाम करते हैं ताकि वो पढ़ाई और दीगर चीज़ों से निकल कर जो है वो फ़न की तरफ भी आ सकें। जी, जामिया कराची के डीन ऑफ सोशल साइंसेस के ज़ेर एहतमाम इटली की जानिब से फ्राहम करदा तालीमी स्कॉलरशिप से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद किया गया है। मज़ीद बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ और जामिया कराची की सोशल साइंसेस की जो डीन है डॉक्टर शाइस्ता तबस्सुम, उन्होंने आज जामिया कराची के जो आर्ट्स ऑडिटोरियम जो कि टीचर्स मेमोरियल ऑडिटोरियम के नाम से जाना पहचाना जाता है, तो वहाँ पर एक सेमिनार मुनक्किद किया गया जिसमें इटालियन कौंसल जनरल जो हैं उन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। वो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं। सर, थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस। As you see that enthusiasm of the children of University of Karachi, what would you like to say to the children regarding it? No, it's beautiful being here. It's beautiful being with so many students in such a great place of learning. For us, education, instruction is very important. We're very happy if Pakistanis go to study in Italy. We encourage Pakistani students to study in Italy. Italy has Italian university. They have many opportunities and they have very good pricing compared to other universities in the Western world, because Italian university system is public and is financed by the state, and there are many opportunities such as fellowship, etc. Waiting for Pakistani students. This year we've received more than 3,000 applications only at the Italian consulate in Karachi as for student visa, and more than 50% of them have been so far accepted to study in Italy. So we have more than I think this year so far we have 1,700 students. So it's a very big number, and we're very happy to see this cooperation with Pakistan, and we're very happy that we have such a great interest from University of Karachi, which is a public university. So you have to apply through the consulate. There is a website, we have a portal. There is no need to go for agents. There is no way who look for some money, and they have all agency. They have no relationship to the consulate. You just have to go. It's a website. It's a portal. You have to go to that portal and register yourself. You can contact directly university. You have so many opportunities, but sometimes it is up to the students who are, they have a goodwill to be proactive. Thank you so much to being with us. Italian Consul General इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा ब्रीफली उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पाकिस्तानी तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप फराहम कर सकती हैं। तमाम उन्होंने कहा कि आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो एम्बेसी है इसके ज़रिए जो है आप अपनी मन पसंदीदा इटालियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और तमाम जो प्रोसीजर है उसको भी जान सकते हैं। जी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।